क्लास मैं आपको दोबारा से समझा दे रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 जो कि पेज नंबर 216 पे था। और आपने कुछ बच्चों ने कहा कि सर समझ में नहीं आया कि EBLR होता क्या है। तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ सारे रेट्स को और समझाता हूँ कि सिस्टमैटिक तरीके से फिर से। जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज, ओके। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, फिर से एक रफली आइडिया आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था क्लास कि सबसे ऊपर क्या है हमारी कंट्री में, जो RBI है वो हेल्थ अथॉरिटी है हमारी कंट्री की। और हम ऐसा भी कह सकते हैं क्लास कि जो RBI है, ठीक है, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके, लेकिन ये RBI जो है मेंटेन करना होता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी में बैलेंसेस। यानी कि RBI का जो मेन टारगेट है कि GDP को, प्राइस लेवल को और एक्सचेंज रेट को बिजनेस साइकिल ना आने पाए, ये सब स्टेबिलिटी रखना। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी RBI जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कितनी इफेक्टिव होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके जो सब्सिडाइज्ड बैंक हैं, इसके जो सहयोगी बैंक हैं, जिसके इनके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। फिर आपको बताए थे कि RBI क्या करती है क्लास, जो RBI है वो इन बैंकों को लोन्स देती है। तो RBI जिस रेट पे बैंकों को लोन देती है वो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, जिसमें हम CRR, SLR हम पढ़ाए थे आपको कि CRR हो गया, SLR हो गया, या रेपो रेट हो गया, या रिवर्स रेपो रेट हो गया। ये मैं दोबारा से बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि जिस रेट पे बैंक RBI जो है इन बैंकों को फंड प्रोवाइड करती है, जब भी इनके पास फंड की शॉर्टेज होती है, या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर RBI एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो CRR, SLR इन सबको क्या कर देती है, कम कर देती है। और जब वो कंट्रेशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो CRR और SLR इन सबको बढ़ा देती है। तो कहने के मतलब जब ये सब CRR वगैरह बढ़ा देती है या एक्सपेंशन होता है तो सारी इन सबको एक्सपेंशन करने के लिए घटा देती है, और कंट्रक्शन में क्या होता है कि इंक्रीज कर देती है। यानी कि मार्केट में मनी की सप्लाई को जब उसे कम करना होता है और इसमें मनी की सप्लाई को उसे बढ़ाना होता है। दो चीज़ समझ में आ गया। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं कि ये जो रेट होते हैं, ठीक है, ये रेट क्या होते हैं, ये रेट ये दिखाते हैं कि किस रेट पे बैंक जो है अपने कस्टमर को लोन देता है। ये रेट दिखाते हैं कि RBI किस रेट पे बैंकों को लोन देता है, और जिस रेट पे बैंकों को लोन देता है, इनको फंड प्रोवाइड करता है, उसी के एवज में, उसी रेशो में ये भी बैंक भी आगे कस्टमर से फंड प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा कि ये जो रेट्स हैं, ये RBI और बैंकों का रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन है बैंक विद कस्टमर होता है। तो अब हम इसके पढ़ते हैं कि बैंक विद किसमें, कस्टमर होता है। अच्छा, कस्टमर कौन है क्लास, कौन है कस्टमर, जो डिपॉजिटर है। कौन है, डिपॉजिटर, ठीक है, जो डिपॉजिटर है वो कस्टमर है। अच्छा, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करके चले आते हैं तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को आगे CRR, SLR रखने के बाद आगे वो लोन्स को प्रोवाइड करता है। जब वो आगे लोन्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोन्स देता है। तो अब बात आ रही है कि बैंक जो है जिस रेट पे अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है वही होते हैं ये रेट्स। अब ये रेट अलग अलग टाइम पे अलग अलग चल रहे थे। बहुत शॉर्टकट में समझते हैं क्लास कि मेरा सेंस यहाँ पर है कि बैंक जो है लोन प्रोवाइड करेगा
किस रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा, वो सबसे पहले चलता था अप्रैल 2003 तक। अप्रैल मतलब कि 2003 में तक जो है चलता था, मतलब इसके पहले कुछ और चलता था, बैंक प्राइम लैंडिंग रेट चलता था। बैंक प्राइम लैंडिंग होता है कि जैसे ये क्या करते हैं, बैंक अपने प्राइम कस्टमर को, प्राइम मतलब ऐसा समझिए, प्राइम कस्टमर को होता है जो बहुत ट्रस्टफुली कस्टमर होता है, जिसको वो लोन देने से उनको रिस्क नहीं होता। तो कहने मतलब है कि यह एक रेट होता था प्राइम लैंडिंग रेट, उसी रेट पे सबको ये लोन्स प्रोवाइड करते थे। जैसे कि वो एक अपना रेट फिक्स कर लेते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये रेट फिक्स कैसे करते थे, तो एक एवरेज निकाल लेते थे फिक्स करने के लिए। अब एवरेज मान के चलो क्लास ये कहता है कि जैसे कि 13% है, यानी कि बैंक ने बोला कि हमें 13% पे ही लोगों को लोन्स इंटरेस्ट रेट पे हम लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कोई एक ऐसा इनका प्राइम इस बैंक के प्राइम कस्टमर आ गया, मान चलो एक बड़ा कस्टमर आ गया, मान चलो रिलायंस आ गया। रिलायंस बोलता है कि यार हमें 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है, तो बैंक क्या सोचेगा, यार बहुत बड़ा कस्टमर हमारे पास आ गया है, मान चलो ये SBI है यहाँ पर, और ये रिलायंस लोन लेना चाहता है, तो रिलायंस को 12% 13% पे बोलेगा, नहीं भाई 13% पे नहीं, कुछ कम कर लो, क्योंकि इसे पता है कि यार ये बहुत बड़ा कस्टमर है बैंक का मेरा, तो ये 13% पे इसको लोन ना दे करके बोलेगा इसको यार कुछ कम कर देगा। तो मान चलो इसको 10% पे लोन दे दिया, ठीक है, 10% लोन दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि 10%, लेकिन इसको अपना एवरेज मेंटेन करना है। अब 10% पे दे दिया, तो बाकी को क्या करेगा, वो दूसरे पर्सन को फिर जो है, ये मान चलो आप जाते हैं, या मान चलो एक स्मॉल इंडस्ट्री जाता है, एक स्मॉल बिजनेसमैन जाता है, ठीक है, उस बंदे को वो 12% पे लोन दे देते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक को कम पे एक को ज़्यादा पे करके बैंक अपना जो है मेंटेन करता था। तो भाई RBI की नज़र में क्या है कि सारे कस्टमर उसके लिए बराबर हैं, तो इसने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। तो RBI ने बोला इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो RBI ने चेंज कर दिया पॉलिसी को, बोला कि नहीं, अब हम बेस रेट प्राइम सिस्टम ला दिया, बेस रेट सिस्टम ला दिया 2010 में। अब ये बेस रेट सिस्टम क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। बेस रेट सिस्टम में क्लास ये होता है कि कुछ बेस डिसाइड कर ले कि इसके बेस पे आप अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स करेंगे। अब वो बेस रेट क्या होता था, बेस रेट ने बोला कि पहले तो आप अपनी, मैं मिटा रहा हूँ क्लास, थोड़ा ध्यान देना। अब बेस रेट कैसे डिसाइड होता, यहीं पर आपको प्रॉब्लम आई होगी समझने में। मैं आपको बताता हूँ कि वो कहता है कि जो बेस रेट होगा, बेस रेट डिसाइड कैसे होगा, बेस रेट डिसाइड करने के लिए उन्होंने क्लास क्या लिया, उसने बोला कि आप एवरेज कॉस्ट फंडिंग ले लिए, एवरेज कॉस्ट फंडिंग, ठीक है। अच्छा, एवरेज कॉस्ट फंडिंग का मतलब क्या है कि जो आप कॉस्ट आ रही है फंडिंग पे वो ले लो। बोलो सर ये क्या निकला, कहने का मतलब है कि कोई बंदा FD करके गया है बैंक में, तो उस FD पर कोई डिपॉजिटर जो है वो FD किया है, तो FD पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान चलो FD पर वो 4% इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक जो है लोगों के पास सेविंग है, तो बैंक सेविंग पर भी 4% दे रहा है, ठीक है। किसी का करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट पर भी कुछ सर्टेन % वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फंडिंग। तो इन सब का जितना इंटरेस्ट पे कर रहा है हर चीज़ का, उसका एवरेज ले लेता है। अच्छा, प्लस कहता है कि प्लस आप जो है CRR कॉस्ट जोड़ लीजिए। बोले कि सर ये क्या होता है CRR कास्ट, तो CRR कास्ट का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो एक कस्टमर है, उसने बैंक के पास 100 रुपये जमा करता है।
अगर मान के चलो CRR कितना है 5% है, तो CRR 5% है तो बैंक अपने पास कितना कैश रखेगा? बैंक 5 रुपये किसके पास रखेगा? RBI के पास। ये बैंक जो है RBI के पास कितना रख देगा? 5 रुपये। उसके पास बचा कितना पैसा? 95 रुपीज़। 95 पे क्या करेगा? वो लोन देगा। ठीक है, बोलो सर ये तो सही है, लेकिन बात कहाँ से आई कि देखो ये बैंक में कोई डिपॉजिट किया है 100 रुपये, तो जिस पर्सन ने डिपॉजिट किया है 100 रुपये उसको तो 3% ब्याज देना पड़ेगा। मान चलो सेविंग रेट है, सेविंग में अगर वो 100 रुपये जमा करता है और इंटरेस्ट रेट है 5%, तो 5 रुपये तो उसने कस्टमर को देना पड़ेगा। कितने पे कस्टमर को दे रहा है? 100 रुपये पर, यानी कि 100 रुपये पे ब्याज दे रहा है, लेकिन उसके पास पैसा कितना है? उसके पास तो सिर्फ 95 है ना, तो 5 रुपये क्या है? वो तो फ्री का गया ना, उसका तो कुछ नहीं मिल रहा है उससे, यानी कि उसने 5 रुपये RBI के पास रख दिया, उसका कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये 5 रुपये RBI के पास है, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड, CRR कॉस्ट है। अगला कहता है कि भैया अब आप जो है ऑपरेशनल, इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट लिख देना। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है? ऐड कर लीजिए भैया। AC का खर्चा तुम्हारा कितना है, चाय का खर्चा कितना, कोई आ जाता है कस्टमर उसको चाय पिलाते हो, झाड़ू पोछा, मतलब कहने का मतलब है कि जितना आपका खर्चा आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सैलरीज आ गई इसमें, ठीक है, मेडिकल अलाउंस आ गया, जितना आपका खर्चा है उसको भी जोड़ लीजिए। अच्छा, प्लस बोलता है अपना प्रॉफिट भी जोड़ लीजिए। तो यानी कि सबको जोड़ लेने के बाद आप डिसाइड करो कि आप अपना बेस रेट क्या रखना चाहते हैं। अब मान के चलो इसने बोला कि चलो बेस रेट 12% हो गया या 10% हो गया। अच्छा, तो ये तो बेटा बेस रेट तो डिसाइड हो गया, लेकिन इसमें क्या होता था? इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई बाद में। प्रॉब्लम इसमें क्या आई कि जब बेस रेट डिसाइड हो गया तो इसमें RBI ने कुछ छूट दिया था कि जो बैंक का एम्प्लॉय होगा, जो बैंक में एम्प्लॉय है, वो क्या करेगा? उसको कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, FD एंगेज, जिस पर्सन की FD है, मान चलो FD है, FD है, उसने 4% उसने जमा किया हुआ है 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए पर उसको आप 4% ब्याज दे रहे हो, साल का 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4% पे दिया हुआ है, तो अगर वो लोन लेना चाहे, 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहे, तो आपको उसको 3% पे दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि FD अगेंस्ट लोन वो 3% हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। क्यों आई? रीजन यही था कि RBI चाहती है कि मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाए, और आप जो है लोन पे लोन्स बांटे जा रहे हो। इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, RBI ने इसमें भी वीकनेस पाया और इसको भी बंद कर दिया। फिर 2010 में लागू हुआ, 2016 तक चली। 2016 में जो है मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग लाया कि 2010 में जब कौन आया, रघुराम राजन आए, तो रघुराम राजन ने इस बेस रेट सिस्टम को बंद कर दिया। ठीक है, बेस रेट सिस्टम को बंद कर दिया। और इसके बाद 2016 में जो है उसने मार्जिनल कॉस्ट फंडिंग लाया। तो सब कुछ ऐड यही रहेगा। इसने बोला नहीं, अब आप मार्जिनल कॉस्ट फंडिंग करेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट फंडिंग आ जाएगा। ठीक है क्लास, तो सिंपल सी बात है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया, इन्होंने टेन्योर ऐड कर दिया। ठीक है, बस, और प्रॉफिट ऐड कर दिया। और एक चीज़ और ऐड कर दिया इसने, मार्जिनल कॉस्ट। ये हो जाएगा फिर मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट्स प्लस, यानी कि आप मार्जिनल कॉस्ट ऐड करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको अच्छी तरह से पढ़ाया कि मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। अब मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग आ गया क्लास। अब मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग में ये होता था, ध्यान समझना, मैंने आपको बताया कि जब बेस रेट था, जब तो बेस रेट था तो ये क्वार्टरली होता था,
लेकिन इसको इन्होंने मंथली कर दिया। क्यों कर दिया अभी बताता हूँ आपको। क्योंकि क्वार्टरली होता था, एक भी दूसरा बात होता था कि जो अगर बैंक ने CRR घटा दिया तो ये लोग घटाते घटाते बहुत टाइम लगा देते थे। तो इससे क्या होता था कि एक तरफ CRR घटा के बैंक जो है RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहती है, दूसरी तरफ ये क्वार्टरली 3 महीने तक वही रखते थे। तो इसको उन्होंने बंद कर दिया। फिर जब ये मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट आया तो इसको इन्होंने मंथली कर दिया। अब मंथली, अब ये बेस रेट से MCLR ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। बोला कि आप मंथली रिपोर्ट करेंगे, अगर CRR जैसे घटेंगे तो आप भी CRR जैसे घटेगा, जैसे रेपो रेट घटेगा आप जो है अपना भी रेट तुरंत घटाएंगे। ये सारा का सारा सिस्टम चेंज किया। मतलब आपको इसको डेप्थ में पढ़ा चुका हूँ। अब बात आती है क्लास, कुछ बच्चों को डाउट था हमारे कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग सिस्टम क्या था। तो 2019 में उर्जित पटेल आए और उर्जित पटेल ने जो रघुराम राजन की पॉलिसी थी मार्जिनल लैंडिंग, उसको करके बेंचमार्क बेस लैंडिंग सिस्टम कर दिया। बोला कि नहीं, इसमें भी फॉल्ट थी, इसकी फॉल्ट आपको बता चुका था। तो इन्होंने क्या किया कि बेंचमार्क लैंडिंग रेट कर दिया। ये क्या है, उसने बोला कि भैया कि एक्सटर्नल डिसाइड कर दिया कि उसने बोला कि हम ये आपका एवरेज और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हम नहीं लेंगे। आपको क्या करना है क्लास कि आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। एक देता हूँ रेपो रेट, एक देता हूँ FD बैंक रेट और दूसरा देता हूँ कमर्शियल डिपॉजिट। ठीक है, या सॉरी कमर्शियल डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल्स, 3 चीज़ें कि बोला कि आप इसमें से कोई 3 ऑप्शन चूज कर लीजिए। आप इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप लोन्स प्रोवाइड कीजिए। अगर आप ट्रेजरी बिल रेपो रेट चूज कर लेते हैं तो बेंचमार्क ने डिसाइड कर दिया है कि अगर आप रेपो रेट चूज करेंगे या कमर्शियल बैंक रेट चूज करेंगे और ट्रेजरी बिल चूज करेंगे, आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। ठीक है चला, तो आपको किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ एक को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक कस्टमर के लिए अलग आपने फॉलो किया, दूसरे कस्टमर के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग। आपको हर एक के लिए एक ही जो है रूल्स को फॉलो करने पड़ेगा। यानी कि आप जो है ट्रेजरी बिल को फाइंड कर रहे हैं, रेट को रेपो रेट अपना बेस रेट बना रहे हैं, या कमर्शियल डिपॉजिट अपना रेस बना रहे हैं, या रेपो रेट को बना रहे हैं। अगर आप 3 में से कोई एक डिसाइड कर लीजिए। ये था क्लास। मान के चलो, अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहला जो है SBI जो है पहले बार इसने EBLR को सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब अडॉप्ट किया तो उसने किस तरह से बताता हूँ कि अगर अब क्या कहता है, SBI ने कहा, जैसे SBI है, ये कहता है क्लास 1 लाख से अधिक, अगर 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज से ज़्यादा जमा करने पर, यानी कि सेविंग है, अगर सेविंग अकाउंट है, किसी पर्सन का सेविंग अकाउंट है SBI में, और अगर 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करता है, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करने पर उसे आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, किस रेट पे इंटरेस्ट पे करेंगे। अब आप अगर रेपो रेट को मान के चलते हैं तो मार्केट में जो रेपो रेट है, रेपो रेट -2.75 फिक्स कर रखा है एक्सटर्नल बेंचमार्क कमेटी ने। तो आप कितना पे करेंगे? रेपो रेट मार्केट में चल रहा है, जैसे 5% चल रहा है तो -2.75 कर दीजिए, तो उसको आपको उतना सेविंग रेट पर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा।
ठीक है, तो यानी कि अगर सेविंग रेट पर 1 लाख से ज़्यादा है तो रेपो रेट अगर बेस ये लिया हुआ है तो -2.75 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अब कहता है कि अगर SBI यही कहता है कि भैया अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा लोन लेना है, 1 लाख रुपए से ज़्यादा लोन लेना है, तो अगर 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख से अगर 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख है से अगर मैक्सिमम लोन लेना है, कितना, 1 लाख से मैक्सिमम लोन लेना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि यही रूल फॉलो करना पड़ेगा, रेपो रेट -2.75 पर लाख पर 1 लाख पे, यानी कि जितना आप लोन दे रहे हैं उसका जो रेट चलेगा यही चलेगा। अगर मार्केट में 7% रेपो रेट है तो 2.75 पर लाख डिसाइड कर दीजिए। तो कहने मतलब कि बैंक प्लस रिस्क भी है, प्लस रिस्क कैलकुलेट कीजिए तो मार्केट में रिस्क एसेट कितना है। तो कहने का मतलब है क्लास कि यहाँ पर जो है SBI सबसे पहला ऐसा बैंक बना जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग यूनिट को फॉलो किया है। बात मेरी समझ में आ गई होगी। मुझे सिंपल यहाँ ये बताना था कि ये सिस्टम है क्या। तो करंट में अभी ये चल रहा है 2019 से लागू हो गया है, ठीक है। इसके पहले ये था, इसके पहले ये था क्लास। तो ये था, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, दोबारा से नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।